भारत एक ऐसा देश जहां शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया जाता है, पर फिर भी यहाँ लिटरेसी रेट 77% है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस देश की एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बड़ी है, जिस देश के स्टूडेंट्स पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया में अपना नाम किया, उस देश की 23% जनसंख्या पढ़ी लिखी ही नहीं है। आज गवर्नमेंट स्कूलों की हालत इतनी ख़राब है कि कहीं स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं है, टॉयलेट की हालत इतनी बुरी है कि देखने लायक भी नहीं है, और कहीं स्कूलों में बेंचों की भी कमी है। सोचिए 4-5 डिग्री ठंड में इन बच्चों की क्या हालत होती होगी। कमरों की दीवारें या तो सीलन से मर रही हैं, कहीं कहीं तो टूट भी गई हैं। वो कहते हैं ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाना तो सब चाहता है, पर पढ़ना कोई नहीं चाहता। अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो अपना मुंह प्राइवेट स्कूलों की तरफ मोड़े हुए हैं। वहीं गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ उनके बच्चे जा रहे हैं जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है। यूँ तो गवर्नमेंट स्कूल टीचर की सैलरी बहुत अच्छी होती है, पर क्या कमी है इस एजुकेशन सिस्टम में कि 5,000 की सैलरी पाने वाले 50,000 की सैलरी पाने वालों से ज़्यादा अच्छा पढ़ा दे रहे हैं। Do you get my point? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेलियर है। लगभग 51,000 स्कूल सिर्फ 2019-20 में बंद कर दिए गए। इसके पीछे रीज़न ये दिया गया कि उन स्कूलों में स्टूडेंट्स की कमी थी। आज देश में 10,32,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं, 96 लाख टीचर और 26 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, मगर फिर भी हम वर्ल्ड वाइड 33वें रैंक पर आते हैं। ये 33वां रैंक अच्छा रैंक है क्या रे? छोड़ ना, मुझे तो बुराई करनी है, कट कर देना। इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट अपनी टोटल जीडीपी का सिर्फ 3% अपनी एजुकेशन पॉलिसी पर खर्च करती है, जो कि अन्य देशों के अपने एजुकेशन पॉलिसी पर किए जाने वाले कुल खर्च से बहुत कम है। फॉर्चुनेटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। यूँ तो भारत का समाज एजुकेशन को काफ़ी महत्व देता है। समाज के नज़रिए में जो बच्चा डेली स्कूल कॉलेज जाता है वो अच्छा है, यूँ कहे अच्छा ही होगा। हर बात पर शर्मा जी के लौंडे को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर शर्मा जी का लौंडा वकील या डॉक्टर नहीं, कभी कभी क्रिकेटर भी बनता है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा, सिर्फ 2020 में 12,526 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। यही संख्या 2021 में बढ़कर 13,089 हो जाती है। एनसीआरबी के अनुसार 10,732 स्टूडेंट में से 864 सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो स्कूल में फेल हो गए थे। आप सोच सकते हैं, 10,500 स्टूडेंट्स 18 साल से कम उम्र के, यानी अभी वो स्कूल में थे, मारे गए। इसमें सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की गलती नहीं है दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से अधिकतर मौतों के पीछे का कारण पारिवारिक समस्याएं थी, लेकिन सिर्फ परिवार नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा कारण समाज भी बनता है। अबे निब्बा निब्बी नहीं बोला बे। फिर तो उंगली तेरे पे भी उठेगी भाई। लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। ऐसे सिचुएशंस में स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि समाज उनको खाने को नहीं दे रहा, उनके पेरेंट्स दे रहे हैं। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम फोन उठा के रील बनाने लग जाओ। हेलो गाइस, आई एम सन्नी लियोनी। मैं कहना चाहता हूँ वेल, समाज से ज़्यादा आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हो अगर आपके पेरेंट्स ही आपके डिसीजन के दुश्मन बन जाए। इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट उनकी बच्चे के एजुकेशन को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव रहा है। बच्चा कहाँ जाएगा, कितने घंटे पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, ये फैसला बच्चे नहीं उनके पेरेंट्स करते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये फैसला भी पेरेंट्स ले ले कि आप क्या बनोगे। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। वो ये क्यों नहीं कह सकते, सॉरी लात मारता तू, कॉलर बनेगा। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को माइंडसेट ऐसा बना देते हैं कि तुम्हें सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागना है, क्योंकि वो सेफ एंड सिक्योर है। गवर्नमेंट जॉब से कोई अमीर नहीं बनता, बिजनेस से बनता है। अडानी जी को ही देख लीजिए। अगर अडानी जी डॉक्टर होते तो क्या वो इतने अमीर बन पाते? नहीं। लेकिन मेहनत हर फील्ड में करनी पड़ती है दोस्तों। अगर ये इतनी मेहनत नहीं करते तो ये इतने आगे नहीं बढ़ पाते। पेरेंट्स को रिच डैड पुअर डैड पढ़नी चाहिए, जो कि मैंने अभी तक पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ। हालांकि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं टीचर नहीं बनेगा तो क्या कारपेंटर बनेगा, या इंजीनियरिंग नहीं करेगा तो चाय बेचनी पड़ेगी। देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाय बेचकर ही करोड़ों कमा लेते हैं। अबे तेरी बात ही कर रहा हूँ। अबे यूएपी लगाओगे क्या? साल 1830 में पहली बार इंडिया में न्यू एजुकेशन सिस्टम लाया गया एक ब्रिटिश नागरिक थॉमस बेबिंगटन के द्वारा, जिसे हम कुछ ही सालों में ओल्ड एजुकेशन सिस्टम भी कहने वाले हैं। इसी एजुकेशन सिस्टम में पहली बार क्लासरूम एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले गुरुकुल चलते थे, जिसमें गुरु यानी टीचर के घर रहकर स्टूडेंट्स पढ़ाई और प्रैक्टिकल ज्ञान लेते।
जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, जिसे हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। बात करते हैं ओल्ड एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम लाया ही गया था इंडियंस को स्लेव बनाने के लिए, ताकि इंडियंस उतना ही सीखें जितने में ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो। अनफॉर्चुनेटली वही सिस्टम लगभग आज भी चला आ रहा है। फिर भारत की आज़ादी के बाद 1948 में पहला एजुकेशन कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस अधिवेशन के जरिए कुछ नए चेंजेस किए गए। इसके बाद भी कई अधिवेशनों का आयोजन किया गया, जिसमें और भी चेंजेस हुए, लेकिन रेस फिर भी जारी रही। रेस इस बात की कि किसने टॉप किया, कौन फेल हुआ। मॉरल वैल्यूज़, प्रैक्टिकल ज्ञान, बिजनेस स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट्स पर फोकस ही नहीं किया गया। इसी बात का नतीजा ये हुआ कि आज देश में अधिकतर प्रोटेस्ट उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बजाय उनके जो कम पढ़े लिखे हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, जिसमें उन अनछुए सब्जेक्ट्स को भी काफ़ी महत्व दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बच्चों की पढ़ाई अब 10+2 न होकर 5+3+3+4 हो गई है। पहले 5 सालों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें 3 से 6 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी या बाल वाटिका के माध्यम से प्री स्कूल की पढ़ाई करेंगे। वहीं 6 से 8 साल तक के बच्चे जो 1 और 2 क्लास में जाएंगे। अब आते हैं अगले 3 साल पर। 3 से 5 क्लास के बच्चे जिनकी एज 8 से 11 साल मानी गई है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा गया है 5वीं क्लास तक के बच्चों की एजुकेशन उनके मदर, रीजनल या स्टेट लैंग्वेज में कराई जाएगी। हालांकि ये अनिवार्य नहीं कि स्कूल इन्हें माने, लेकिन आप सोचिए, अगर कोई बच्चा पंजाब में रह रहा हो और उन्हें किसी वजह से बिहार में आके शिफ्ट होना पड़े, तो पंजाबी से सीधा भोजपुरी एक 11 साल का बच्चा इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाएगा। 6 से 8 क्लास के बच्चे जिनकी एज 11 से 14 साल मानी गई है। अब आता है सबसे बड़ा 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन गवर्नमेंट को फ्री में देनी है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन में लिखा गया है। तो क्या 1 से 8 क्लास के बच्चे जिनकी एज 6 से 14 साल मानी गई है, उन्हें एजुकेशन फ्री में दिया जाएगा? यहाँ सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ बात है बेसिक एमिनिटीज़ की भी। क्या उन्हें बेसिक एमिनिटीज़ दी जाएंगी, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म, ड्रेस, जूते, मिड डे मील? इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा है। क्लास 9 to 12 जिनकी एज 14 से 18 साल मानी गई है, ये थे स्कूली शिक्षा के आखिरी 4 साल। दोस्तों यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल बच्चों की एज को लेके उठता है, क्योंकि यहाँ एज लिमिट दी गई है कि 3 से 6 साल तक के बच्चे प्री स्कूल टू 2nd क्लास, 14 से 18 साल के बच्चे 9 to 12। तो स्कूल बच्चों की एक्यूरेट एज कैसे नापेगी? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के पहले साल को ही, यानी पहली क्लास को ही 6 से 4 साल के बीच में एडमिशन कराते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों की रियल एज को ही आगे पीछे कर देते हैं। इवन मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरा रियल एज 2001 का है, पर डॉक्यूमेंट्स में 2002 है। तो क्या स्कूल इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगेगी? वेल, गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सीधे सीधे इम्प्लांट नहीं करेगी। इसे कुछ कुछ भागों में बांटकर कई सालों में धीरे धीरे इम्प्लांट किया जाएगा, जिसे आप इस ग्राफ की मदद समझ सकते हैं। ओवरऑल न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत अच्छा चेंज है, लेकिन कितना अच्छा है ये आने वाले सालों में ही पता चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंचल गुप्ता और आप देख रहे थे द सटायर कर्मा।